ठीक है। एज्योर क्यूबरनेटिस सर्विसेज क्या होता है? तो बेसिकली एज्योर क्यूबरनेटिस सर्विसेज जो है वो एक हमारा ऑर्केस्ट्रेशन टूल है। ऑर्केस्ट्रेशन टूल क्या होता है? ये हमारे जो भी कंटेनर इमेजेस हैं, ढेर सारे कंटेनर इमेजेस को मैनेजमेंट करने का काम आता है। इनको मैनेज करता है एज्योर क्यूबरनेटिस सर्विस। ठीक है। तो एज्योर क्यूबरनेटिस सर्विसेज एक प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस है जो कि हमारे कंटेनर इमेजेस और उनमें रहने वाले एप्लीकेशन को मैनेज करता है। ठीक है। और एज्योर क्यूबरनेटिस सर्विसेज का मेनली सबसे ज़्यादा यूज़ यहाँ पर होता है कि ये हमें एक तरीके से ये प्रिविलेज देता है कि हम अपने कोई भी मैनेज्ड क्यूबरनेटिस क्लस्टर जो हैं, अभी आगे हम लोग समझेंगे कि मैनेज क्यूबरनेटिस क्लस्टर क्या होते हैं। तो जो भी मैनेज्ड क्यूबरनेटिस क्लस्टर होते हैं उनको डिप्लॉय करना काफ़ी आसान होता है एज्योर क्यूबरनेटिस सर्विसेज के हेल्प से। तो यहाँ पर हम लोग को काफ़ी मदद मिलती है एज्योर की क्यूबरनेटिस सर्विसेज से। तो ये तो बात होगी एक ब्रीफ में कि एज्योर क्यूबरनेटिस सर्विस क्या होता है। अब हम लोग बात करते हैं थोड़ा इन डिटेल कि व्हाट इज़ एज्योर क्यूबरनेटिस सर्विसेज। तो सबसे पहले जैसे कि हम लोग कंटेनराइजेशन वगैरह में पढ़े थे कि क्या होता है कि वो इमेज लेता है और इमेज को रिपोजिटरी में डालता है। सिमिलरली जो डेवलपर है इस वाले केस में भी अपने एप्लीकेशन को उसकी कॉन्फ़िगरेशन और कोई भी अदर डिपेंडेंसीज के साथ एक पैकेज में पैक करता है। ठीक है। और उसका इमेज रिपोजिटरी में डाल देता है। ठीक है। ये क्या है? ये कंटेनर रजिस्ट्री है। ठीक है। ये पब्लिक रजिस्ट्री है। ठीक। तो जो भी डेवलपर खुद से बनाकर डालता है रजिस्ट्री में वो बेसिकली कंटेनर रजिस्ट्री में डालता है। ठीक है। और उससे अलग से अगर डेवलपर जो पहले से है इमेज उसको यूज़ करना चाहता है तो वो पब्लिक रिपोजिटरी से यूज़ कर सकता है जो एज्योर के मार्केट प्लेस पे पहले से है। ठीक है। तो ये तो यहाँ तक तो सब कुछ सेम है कंटेनर की तरह ही। ठीक है। कंटेनर की तरह ही यहाँ पर सेम है कि इमेज बना रहे हैं, इमेज को डिप्लॉय कर रहे हैं या फिर पुश कर रहे हैं कंटेनर रजिस्ट्री में या फिर पब्लिक रजिस्ट्री से वहाँ पे उसको ले रहे हैं। अब क्या होता है कि ये सारे जो इमेजेस हैं उनको हम लोग यहाँ पर क्या आ रहा था, यहाँ पर आ रहा था कंटेनर। ठीक है। कंटेनर ना कि क्यूबरनेटिस सर्विस आ गया यहाँ। क्यूबरनेटिस सर्विसेज से क्या हो रहा है कि हम लोग एक साथ कई कंटेनर को मैनेज कर सकते हैं डिप्लॉय करके। ठीक है। वो मैनेज कैसे करते हैं हम लोग? लोड बैलेंसर की हेल्प से हम लोग मैनेज करते हैं। अच्छा, होता क्या है डिटेल में कि यहाँ तक तो हमें समझ में आ गया कि ठीक है वही कंटेनर वाला काम हो रहा है, इमेज को जो है रजिस्ट्री से हम लोग ले रहे हैं। अब एज्योर क्यूबरनेटिस सर्विस क्या करता है कि वो बेसिकली एक साथ वो जो नोड है, नोड मतलब बेसिकली कोई भी फिजिकल मशीन होती है, वो जो नोड है एक साथ क्रिएट कर दे रहा है और उस नोड के अंदर कंटेनर होते हैं। बेसिकली नोड के अंदर बेसिकली पॉड्स होते हैं, बट पॉड्स हम बाद में समझेंगे। लेकिन अभी समझते हैं कि नोड्स के अंदर ही कंटेनर होते हैं और कंटेनर के अंदर ही हमारा ऐप होता है। तो वो एक साथ एक से ज़्यादा कंटेनर डिप्लॉय जो हुए हैं उनको लोड बैलेंसर की हेल्प से मैनेज कर सकता है कि किस पे ट्रैफिक जाना चाहिए, किस पे ट्रैफिक नहीं जाना चाहिए। अगर जैसे ये वाला हमारा नोड किसी कारणवश ख़राब हो जाता है तो इस पर कोई भी ट्रैफिक नहीं जाना चाहिए, सारा ट्रैफिक इस पे जाना चाहिए। ठीक है। और अगर हमें और ज़रूरत पड़ गई, जैसे कि इस वक्त IPL वगैरह चल रहे हैं, तो अगर हॉटस्टार को और ज़रूरत पड़ गई कि नहीं हमें अपने ऐप्स और कंटेनर में रन करने हैं, तो ये कुबरनेटिस की हेल्प से वो क्या कर सकता है कि और कंटेनर डिप्लॉय कर सकता है। ठीक है। और कंटेनर डिप्लॉय कर सकता है और उन्हें मैनेज कर सकता है और कंटेनर डिप्लॉय करके उन्हें
मैनेज कर सकता है। तो ये तो बात हो गई कि इंटरनली एज्योर क्यूबरनेटिस सर्विसेज में क्या होता है। ठीक है, अच्छा अब इसको थोड़ा और बेसिक से समझते हैं कि एज्योर क्यूबरनेटिस सर्विसेज की ज़रूरत क्यों पड़ी। ठीक है, सो लेट अस सी फुल स्टोरी इन अ शॉर्ट। तो सबसे पहले क्या था, वर्चुअलाइजेशन था। वर्चुअलाइजेशन में क्या होता था कि कोई भी हार्डवेयर है जो हमारा सर्वर होता था, उसके ऊपर हम लोग ओएस इंस्टॉल कर देते थे। ओएस के ऊपर हम लोग कोई भी वर्चुअल मशीन का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल हाइपरवाइजर, और हाइपरवाइजर के ऊपर हम लोग कितनी भी वर्चुअल मशीन डिप्लॉय कर देते थे। जैसे इस केस में 3 वर्चुअल मशीन डिप्लॉय है। अच्छा, और फिर उन वर्चुअल मशीन पे ओएस डालते थे, फाइल सिस्टम होता था जिसका अपना, और उसके बाद उस पर हम लोग एप्लीकेशन रन करते थे। ठीक है, फिर कुछ दिन बाद हम लोग, मतलब कुछ समय बाद हमें इसको और ऑप्टिमाइज करना पड़ा, तो उसके बाद हम लोग आ गए कंटेनराइजेशन। अच्छा, कंटेनराइजेशन क्या करता था? कंटेनराइजेशन कुछ नहीं करता था, बस ये था कि यहाँ पे जो हम लोग ओएस यूज़ कर रहे हैं ना, यहाँ पे ओएस, तो इससे क्या हो रहा था कि हमें मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा करना पड़ रहा था इन सारी चीज़ों का। हमें इन सारी चीज़ों का मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा करना पड़ रहा था। तो उसको कम करने के लिए हमने क्या किया कि जो सर्वर है उसके ऊपर ओएस तो इंस्टॉल होगा, बट वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर के अलावा हम कंटेनर रन टाइम नाम का एक सॉफ्टवेयर रन कर देंगे। उससे क्या होता है कि हम लोग कंटेनराइज्ड वे में उसी ओएस जो हमारा पहले से इंस्टॉल है, अलग से यहाँ ओएस इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, उसी ओएस का हेल्प से हम लोग एक कंटेनराइज कर देते थे अपने ऐप को। इसमें हम लोग अलग अलग ऐप बना सकते थे। मतलब इससे क्या हो रहा है कि जो भी अंडरलाइंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसी की हेल्प से हम लोग एक आइसोलेटेड इन्वायरमेंट क्रिएट कर दे रहे हैं, जो कि पहले हमें वर्चुअल मशीन से कर रहे थे, लेकिन वर्चुअल मशीन में ओएस इंस्टॉल करना पड़ रहा था, बट कंटेनर्स केस में नहीं करना होता है। तो ये आइसोलेटेड इन्वायरमेंट हम लोग क्रिएट कर दे रहे हैं और उसमें ऐप रन कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा अब कंटेनराइजेशन जो है ये काफ़ी सही था, काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमाइज था, और इससे कोई भी काम कर सकते थे, कुछ भी डिप्लॉय कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद क्या हुआ कि हम लोग को, जैसे अब मान लेते हैं कि एक कंटेनर की ज़रूरत है। ठीक है, मतलब एक सिनेरियो में एक कंटेनराइजेशन की ज़रूरत है तो वो कर दिए। ठीक है, फिर दूसरे सिनेरियो में दूसरे कंटेनराइजेशन की ज़रूरत है तो वो डिप्लॉय कर दिए, तीसरे में तीसरे, चौथे में चौथे। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग देखें, ये सब अभी मैनुअली हो रहा है, ये सब अभी मैनुअली हम कर रहे हैं। ठीक है, अलग अलग जाकर सर्वर पे, ओएस के सर्वर पे जाकर फिर कंटेनर रन टाइम इंस्टॉल कर रहे हैं और ये सारे कंटेनर बना रहे हैं। ठीक है, लेकिन फिर क्या हुआ कि अब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आई, चीज़ें डिमांड बढ़ने लगी, तो क्या हुआ, हमें एक साथ कई बार ऐसा हो जाता था कि 100 150 कंटेनर जो है डिप्लॉय करने पड़ते थे। 100 150 कंटेनर इन द सेंस कि जैसे एक सिनेरियो में यहाँ पर 3 कंटेनर हैं, तो उसी तरह अगर 100 150 देख लें तो इंटू 3 कर देते हैं। ठीक है, तो अब इनको डिप्लॉय करने में भी समय जाता था, काफ़ी तो टाइम बहुत जाता था। उसके बाद इनका मैनेजमेंट भी जो है वो सही से नहीं हो पाता था। तो इसके लिए हमें ज़रूरत पड़ी एक ऑर्केस्ट्रेशन टूल की, एक मैनेजर की ज़रूरत पड़ी कि वो इन लोग को मैनेज कर सके। तो वहीं पर हमारा आता है क्यूबरनेटिस। ठीक है, वहीं पर हमारा आता है क्यूबरनेटिस, इसको K8s भी बोलते हैं। K8s इस क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके नाम में करीब K और S के बीच में, K और S के बीच में 8 लेटर है, 8 लेटर है, इसीलिए इसको K8s भी बोलते हैं इन शॉर्ट। ठीक है, इसको K8s भी बोलते हैं। तो ये बेसिकली एकदम बेसिक से हो गया कि हमें क्यूबरनेटिस की ज़रूरत क्यों पड़ी। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं एज्योर क्यूबरनेटिस सर्विसेज के फीचर्स के बारे में। ठीक है, फीचर क्या है? सबसे पहले तो ये ओपन सोर्स है। ठीक है, ये ओपन सोर्स है। अच्छा, और साथ ही साथ ये हॉरिजॉन्टल स्केलिंग भी कर सकता है। ये खुद को किसी भी फॉल्ट के केस में सेल्फ हील करने की ताकत रखता है, लोड बैलेंसिंग करता है, और साथ ही साथ ऑटोमेटिक मॉनिटरिंग करता है सारे क्लस्टर, ऑटोमेटिक मॉनिटरिंग करता है सारे क्लस्टर।
अच्छा, तो बेसिकली ये तो बात हो गई फीचर्स की, ठीक है। अब हम लोग क्यूबरनेटिस का जो मेन आर्किटेक्चर है, एग्जैक्ट आर्किटेक्चर है एज्योर में, वो समझते हैं, ठीक है। क्यूबरनेटिस का जो मेन आर्किटेक्चर है एज्योर में, वो समझते हैं, ठीक है। ये समझने से पहले हमें एक एक चीज़ अलग से समझनी होगी, तब उसके बाद लास्ट में इस पे आते हैं, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कंट्रोल प्लेन की। यहाँ पर कंट्रोल प्लेन दिख रहा है, इसका क्या मतलब होता है? कंट्रोल प्लेन कुछ नहीं है, एक एज्योर का रिसोर्स है, ठीक है। एज्योर का रिसोर्स क्या होता है, ये हमने एज्योर रिसोर्स ग्रुप वाले वीडियो में बताया है, प्लीज़ गो एंड वॉच इट। तो ये एज्योर का रिसोर्स है जहाँ पे सारी चीज़ें आकर प्रोसेस होती हैं या फिर सारी चीज़ें आकर रन होती हैं, ठीक है। तो किसी भी चीज़ को रन होना होता है, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम में किसी भी प्रोग्राम को रन होना होता है तो वो किस में जाता है, रैम में जाता है, उसके बाद सीपीयू में जाता है, ठीक है। मतलब सीपीयू के ही रैम में जाता है और प्रोसेस होता है, तो मतलब प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन इज कॉल्ड प्रोसेस, ये हम लोग पढ़ते थे, ठीक है। सिमिलरली किसी चीज़ को अगर रन होना है तो प्रोसेस होना है, ठीक है, मतलब कुछ भी करना है अगर, ठीक है, तो वो कंट्रोल प्लेन में आएगा, ठीक है। कंट्रोल प्लेन में आएगा। कंट्रोल प्लेन क्या है, एक एज्योर का रिसोर्स, एक एज्योर का रिसोर्स है जहाँ पर सारी चीज़ें रन होती हैं। अच्छा, और ये एपीआई कंट्रोल प्लेन में क्या क्या है, एपीआई सर्वर है, शेड्यूलर है, ईटीसीडी है और कंट्रोलर मैनेजर है। एपीआई सर्वर क्या होता है, तो क्यूब एपीआई सर्वर जो है ये बेसिकली अलाउ करता है कोई भी मैनेजमेंट टूल के, जैसे क्यूब सीटीएल होता है, ठीक है, ये एक मैनेजमेंट टूल है क्यूबरनेटिस आर्किटेक्चर में, मेनली मैनेजमेंट क्यूब सीटीएल ही करता है। तो इस मैनेजमेंट टूल को डिफरेंट डिफरेंट नोड से, ठीक है, नोड क्या होता है अभी समझाएंगे, कम्युनिकेशन करना होता है, तो इस कम्युनिकेशन को ये अलाउ करता है कि हाँ भैया तुम बात कर सकते हो अंदर से। क्यूब एपीआई सर्वर क्या करता है, अलाउस कम्युनिकेशन फॉर मैनेजमेंट टूल्स लाइक क्यूब सीटीएल। क्यूब शेड्यूलर क्या होता है, जो ये क्यूब शेड्यूलर है ये बताता है कि कोई भी वर्कलोड में, कोई भी वर्कलोड में, ठीक है, वर्कलोड बेसिकली कह सकते हैं जिस नोड में हमारा प्रेजेंट वर्क करने के लिए कंटेनराइज्ड एप्लीकेशन लोड हुआ है, उसको कहते हैं वर्कलोड, ठीक है। ये क्लस्टर में भी हो सकता है, अभी ये सब हम लोग समझेंगे डिटेल में। तो क्यूब शेड्यूलर क्या होता है, ये डिफाइन करता है कौन सा नोड जो है वर्कलोड में रन होना चाहिए। कई नोड होते हैं, ठीक है, क्यूबरनेटिस में कई नोड्स होते हैं, नोड पूल भी होते हैं और नोड क्लस्टर भी होते हैं, ठीक है। तो उन सभी नोडों में से कौन से नोड रन होंगे एज अ वर्कलोड, वो कौन डिफाइन करता है, क्यूब शेड्यूलर, ठीक है। जैसे ये घड़ी बनी हुई है, ठीक है, ये यही शेड्यूल करता है कि 4 बजे ये वाला नोड रन करना है, 10 बजे ये वाला नोड रन करना है, वगैरह वगैरह, ठीक है। या फिर इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा, तो ये शेड्यूल करने के काम आता है क्यूब शेड्यूलर। ईटीसीडी क्या है, जैसे कि फिगर से समझ में आ रहा है, ये एक तरह से डेटाबेस टाइप का होता है। डेटाबेस कैसे होता है, मतलब क्योंकि क्यूबरनेटिस क्या है, एक डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है, ठीक है। क्यूबरनेटिस एक डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है, तो क्यूबरनेटिस क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है तो उसको एक डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा स्टोर की ज़रूरत है। तो ईटीसीडी क्या है, ईटीसीडी एक डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा स्टोर है। ईटीसीडी एक डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा स्टोर है ताकि वो जो भी हमारे चीज़ें हैं एज्योर में, कोई भी चीज़, उसका कॉन्फ़िगरेशन, उसका स्टेट और उसका मेटा डेटा स्टोर करता है, ठीक है, की वैल्यू फॉर्म में। किस फॉर्म में, की वैल्यू फॉर्म में, की वैल्यू फॉर्म में उसका डेटा स्टोर करता है। अच्छा, अब आते हैं कंट्रोलर मैनेजर पे। तो कंट्रोलर मैनेजर क्या काम करता है, क्यूब कंट्रोलर मैनेजर क्या करता है, इट ओवरसीज द स्मॉलर कंट्रोलर्स दैट हैंडल्स नोड ऑपरेशंस एंड एप्लीकेशन ऑफ पॉड्स, ठीक है। तो क्यूब कंट्रोल मैनेजर बेसिकली देखता है कि जो भी उसके अंडर में कंटेनर हैं,
इसके अंदर में जो भी कंटेनर हैं, ठीक है, वो अच्छे से या फिर सही तरीके से बाकी जो नोड के ऑपरेशंस हैं, ठीक है, या फिर जो रेप्लिकेशन है पॉड्स के, ये सब भी नोड पॉड्स ये सब भी डिस्कस करते हैं कुछ सेकंड में। इन सब की चीज़ें सही से कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। मतलब एक हिसाब से कह सकते हैं स्मॉलर कंट्रोलर मैनेजर का जो सबसे बड़ा सुपरवाइजर होता है वो होता है कंट्रोलर मैनेजर, जो सभी चीज़ को मॉनिटर करता है कि सही से काम हो रहा है या नहीं। ठीक, ये तो बात हो गई कंट्रोल प्लेन की। अब हम लोग बात करते हैं सारे टर्म्स की जिसकी हम बात कर रहे थे। पहले बात करते हैं पॉड्स क्या होते हैं, ठीक है। तो पॉड समझने से पहले हम लोग यहाँ पर अभी बात किए थे कि कंटेनराइजेशन क्या होता है, ठीक है। तो हमें ये लगता है कि ये वाला फिगर काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया आप लोग को, ठीक है। तो इसी पे सारी चर्चा होने वाली है, इसी फिगर पे सारी चर्चा होने वाली है, ठीक। तो पॉड्स क्या होता है? पॉड्स आर co-located group of container and an Kubernetes object, ठीक। अच्छा, पॉड्स बेसिकली ऐसे समझ सकते हैं कि जो भी कंटेनर होता है ना, उससे डायरेक्ट क्यूबरनेटिस बात नहीं करता। कहता है कि जाओ पहले पॉड्स से रैप होकर आओ, तभी हम तुमसे बात करेंगे या तुम्हारा काम करेंगे। तो कंटेनर पॉड्स के पास जाता है और कहता है पॉड्स तो हमें रैप कर अपने पॉड्स से। पॉड फिर उसे रैप करता है, ठीक है। ये कंटेनर पॉड से रैप हो गया है। अब जो है क्यूबरनेटिस पॉड से बात करता है, ठीक है। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जब हम लोग छोटे बच्चे होते हैं और हमें बाहर से कुछ सामान लाना होता है, तो हम लोग डायरेक्ट दुकान पे जाकर नहीं ला सकते सामान। हम लोग अपने मम्मी पापा से कहते हैं कि हमें ये सामान चाहिए, तो वो लोग जो है एक हिसाब से कह सकते हैं रैपर का काम करते हैं हमारे ज़रूरत के लिए, और वो सब काम कर देते हैं। तो सिमिलरली यहाँ पर कंटेनर जो है उससे क्यूबरनेटिस क्योंकि डायरेक्ट बात नहीं करता है, वो पॉड से रैप हो जाता है, एक हिसाब से रैपिंग हो जाती है, जिसे उस रैपिंग को ही बेसिकली हम लोग पॉड्स कहते हैं, ठीक है। इस रैपिंग को ही हम लोग पॉड्स कहते हैं। और रैप होने के बाद इससे क्यूबरनेटिस बात करता है, ठीक है, सारी चीज़ों के बारे में कि हाँ कितने कंटेनर हैं, उन कंटेनर में क्या क्या ऐप है वगैरह वगैरह, ठीक है। तो वही यहाँ पे दिखा है पॉड्स क्या होता है, को लोकेटेड ग्रुप ऑफ कंटेनर। अच्छा, यहाँ पे ग्रुप ऑफ कंटेनर लिखा है, ठीक है। ग्रुप ऑफ कंटेनर लिखने का मतलब ये है कि एक पॉड जो है वो केवल एक कंटेनर को ही रैप कर सकता है या फिर एक साथ कई कंटेनर को रैप कर सकता है। जैसे इस वाले फिगर में कई कंटेनर को रैप किया हुआ है, 4 कंटेनर को रैप किया हुआ है एक साथ। और इस वाले ये वाला जो पॉड है इसमें केवल एक कंटेनर है, केवल एक कंटेनर को रैप किया हुआ है, ठीक है। तो जो पॉड होता है ये क्यूबरनेटिस का ऑब्जेक्ट है जो कि क्या करता है, कंटेनर को रैप करता है। रैप क्यों करता है? क्योंकि क्यूबरनेटिस कंटेनर से डायरेक्ट बात नहीं करता है, इसीलिए पॉड्स जो है उनको रैप करते हैं ताकि वो उनके बिहाफ पे बात कर सकते हैं। अच्छा, बात करने का मतलब ये है कि बेसिकली जो भी नेटवर्क से इंफॉर्मेशन इनबाउंड आउटबाउंड होंगी, इनग्रेस इग्रेस होगा, या फिर जो भी इंफॉर्मेशन क्यूबरनेटिस मास्टर से आएंगे और कंटेनर से जाएंगे, वो सारा कम्युनिकेशन पॉड्स करवाता है, ठीक है। अच्छा, ये तो बात हो गई पॉड्स की। अच्छा, अब हम लोग बात करते हैं नोड की। तो नोड क्या होता है? नोड इज ए वर्चुअल और ए फिजिकल मशीन डिपेंडिंग ऑन द क्लस्टर, ईच नोड मैनेज बाय द कंट्रोल प्लेन एंड कंटेन्स द सर्विसेज। तो जो नोड होता है वो बेसिकली एक फिजिकल मशीन होता है, वीएम समझ लेते हैं अभी कुछ देर के लिए, ठीक है। नोड जो है एक वीएम होता है। डिपेंडिंग ऑन द क्लस्टर ईच नोड मैनेज बाय द कंट्रोल प्लेन एंड कंटेन्स द सर्विस, ठीक है। तो इस वाले फिगर में हम लोग देख रहे हैं कि हर एक नोड जो है, हर एक नोड जो है इसको कौन कंट्रोल कर रहा है? कंट्रोल प्लेन कर रहा है, ठीक है। तो वही यहाँ पे लिखा है कि ईच नोड मैनेज बाय द कंट्रोल प्लेन
एंड कंटेन्स द सर्विसेज। कंटेन्स द सर्विसेज मतलब क्या होता है, ये सारी क्यूब प्रॉक्सी, क्यूबलेट, कंटेनर, रन टाइम कंटेनर, ये सब होते हैं नोड, मतलब नोड के सर्विसेज, इन्हीं सर्विसेज की बात हो रही है। तो नोड क्या है, वर्चुअल और फिजिकल मशीन डिपेंडिंग ऑन द क्लस्टर, ईच नोड मैनेज्ड बाय द कंट्रोल प्लेन, ईच नोड मैनेज्ड बाय द कंट्रोल प्लेन एंड कंटेन्स द सर्विसेज, ये सारी सर्विसेज कंटेन करता है। ठीक है, अच्छा अब फिगर से समझते हैं। तो पॉड्स तक हम लोग समझ गए थे। ठीक है, तो नोड बेसिकली क्या होता है ना, ये नोड होता है कलेक्शन ऑफ पॉड्स कह लेते हैं। नोड जो है कलेक्शन ऑफ पॉड्स होते हैं। इससे हो सकता है वो पॉड्स केवल एक कंटेनर को रैप किया हो, ठीक है, हो सकता है उनमें से कुछ पॉड एक साथ कई कंटेनर को रैप कर रहे हो। तो नोड बेसिकली क्या होता है, कलेक्शन ऑफ पॉड्स होता है, ऐसे समझ लेते हैं। ठीक है, अब दो टर्म आते हैं, नोड पूल और क्लस्टर। ठीक है, इनमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है लेकिन समझते हैं इसको। नोड पूल क्या है, ग्रुप ऑफ नोड विद सेम कॉन्फ़िगरेशन, मतलब कि ग्रुप ऑफ नोड का जो कलेक्शन है लेकिन उनका कॉन्फ़िगरेशन सेम है। कॉन्फ़िगरेशन सेम है मतलब ये देखते हैं पूरा जो ये तीनों के तीनों नोड जो है, ये तीनों के तीनों जो नोड हैं, ठीक है, इनका कॉन्फ़िगरेशन देखने से एकदम सेम लग रहा है, हर एक चीज़ सेम है। तो क्योंकि इनका कॉन्फ़िगरेशन सेम है तो इसलिए इसको नोड पूल कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, नोड पूल कहेंगे। और क्लस्टर क्या होता है, Kubernetes cluster consists of the components that represent the control plane and a set of machines called nodes। तो Kubernetes cluster क्या होता है, बेसिकली ये जो कंट्रोल प्लेन है ना, ये कंट्रोल प्लेन ही जो है, Kubernetes cluster में कंट्रोल प्लेन होता है और कंट्रोल प्लेन के साथ साथ, क्योंकि नोड को कौन मैनेज करता है, कंट्रोल प्लेन करता है। ठीक है, तो इसीलिए क्लस्टर क्या होता है, कलेक्शन ऑफ नोड्स। अब इन नोड्स के अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन हो सकते हैं। ठीक है, बेसिकली यही डिफरेंस है कि नोड पूल और क्लस्टर मतलब सेम कॉन्फ़िगरेशन भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं। इसलिए यहाँ पर हम फिगर देख सकते हैं कि सब में अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, नोड 1, नोड 2, नोड 4, नोड 3, इन सब में अलग अलग चीज़ें हैं। तो Kubernetes क्लस्टर क्या होता है, ये बेसिकली कलेक्शन ऑफ नोड होता है और इस क्लस्टर में एक कंट्रोल प्लेन भी होता है ताकि उन सब नोड्स को मैनेज कर सकें। ठीक है, अच्छा अब ये तो सारी बात हो गई। अब हमने क्या बात नहीं किया है, क्यूबलेट और क्यूब प्रॉक्सी के बारे में। कंटेनर रन टाइम और कंटेनर का हमें पता है, क्यूबलेट और क्यूब प्रॉक्सी क्या है। तो क्यूबलेट जो होता है ये बेसिकली watches the API server for pods on that node and make sure they are running। ठीक है, तो जो भी API सर्वर है, ठीक है, ये है ना API सर्वर, ये API सर्वर है। तो API सर्वर के इस API सर्वर के, ठीक है, इस API सर्वर के पॉड्स को वॉच करने का काम करता है क्यूबलेट। अच्छा, why does Kubelet watches the API server of pods? Because it want to make sure that जो भी pod अभी डिप्लॉय हुए हैं, जैसे हमारा शेड्यूलर था ना, वो ऐसे दिमाग लगा के बताता था कि नहीं अभी ये वाला नोड चलना चाहिए, ये वाला नोड चलना चाहिए। तो जो भी नोड चला रहे हैं, ठीक है, और उन नोड में जो भी नोड चला रहे हैं और उन नोड्स में जो भी पॉड्स हैं, उन नोड्स में जो भी पॉड्स हैं वो रन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अच्छा, पॉड्स रन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं क्यों बोल रहे हैं, कंटेनर में जो ऐप है उसको क्यों नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि Kubernetes बात पॉड से करता है, कंटेनर या उसके ऐप से नहीं करता है। इसलिए पॉड्स रन कर रहे हैं मतलब उसके अंदर जितने भी कंटेनर हैं वो भी ठीक ही ठाक काम कर रहे होंगे। ठीक है, पॉड्स का अपना अलग कॉन्फ़िगरेशन होता है। ठीक है, पॉड्स जब रैप करता है तो सारी चीज़ें पहले देख ही लेता है कि हाँ सब चीज़ें सही हैं या नहीं है, कुछ गलती है तो बता देता है कि हाँ भाई हम तो, हाँ कंटेनर हम तुम्हें इसलिए रैप नहीं कर सकते तुम्हारा, क्योंकि तुम्हारा ये कॉन्फ़िगरेशन गलत है। ठीक, तो इसीलिए क्यूबलेट क्या करता है, जो भी पॉड्स के लिए API सर्वर हैं जो भी डिप्लॉय हुए हैं उस नोड पे, उनको मेक श्योर करता है कि वो रन करते रहें। ठीक, ये तो बात होगी क्यूबलेट की। अब क्यूब प्रॉक्सी क्या होती है,
ठीक है, जैसे नाम से समझ में आ रहा है प्रॉक्सी है, तो क्यूब प्रॉक्सी जो है, इट वॉचेस द एपीआई सर्वर फॉर पॉड्स दैट सर्विसेज चेंजेस इन ऑर्डर टू मेंटेन द नेटवर्क अप टू डेट। ठीक है, क्यूब प्रॉक्सी बेसिकली पॉड्स या सर्विसेज, इनके जो ऑर्डर हैं वो चेंज होते हैं। ठीक है, इनके जो ऑर्डर हैं वो चेंज होते हैं। उस ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, ताकि जो हमारा नेटवर्क है वो अप टू डेट रहे। ऑर्डर को चेंज करने का क्या मतलब है? अब ऐसा नहीं है कि हमेशा ही कोई ना कोई कॉर्ड रन ही करता है। हो सकता है इस कॉर्ड से कुछ इन्फॉर्मेशन जा रही है, ठीक है, इस कॉर्ड से कोई इन्फॉर्मेशन जा रही है और इसका काम हो गया है। ठीक है, तो अब ऑर्डर चेंज हो गया। ठीक है, अब कॉर्ड के एग्जीक्यूशन की बात नहीं हो रही है। कोई भी चीज़ रन जब करती है तो कंट्रोल प्लेन में जाती थी, तो अब कॉर्ड रन नहीं कर रहा है। तो बेसिकली हम लोग को देखना है कि ये जो इन्फॉर्मेशन यहाँ से गई है ये क्या है। तो अब सर्विस की बात होगी, पॉड्स की नहीं बात होगी, अब इसके साथ जो सर्विस है उसकी बात होगी। इसलिए यहाँ पे लिखा है पॉड्स प्लस सर्विसेज चेंजेस इन ऑर्डर। ठीक है, चेंजेस होता है टू मेंटेन द नेटवर्क अप टू डेट। तो अप टू डेट मतलब अपडेट रखने के लिए, इस हिसाब से अपडेट रखने के लिए कि हाँ कैसे क्या चीज़ें हुई हैं। ठीक है, कोई भी इंफॉर्मेशन अपडेटेड रहना बहुत ज़रूरी है क्यूबरनेटिस में, नहीं तो फिर क्यूबरनेटिस का कोई मतलब ही नहीं। ठीक है, तो अपडेट रखने के लिए हमारा क्यूब प्रॉक्सी जरूरी होता है। ये तो सारी बात हो गई क्यूबरनेटिस के आर्किटेक्चर में एज़्योर की। ठीक है, अच्छा, अब हम लोग बात करते हैं कुछ डिफरेंट टर्म्स की, जैसे एज़्योर क्यूबरनेटिस स्टोरेज। एज़्योर क्यूबरनेटिस स्टोरेज। So Azure Kubernetes Storage has four initial storage class: Default, Managed Premium, Azure File और Azure File Premium। डिफ़ॉल्ट क्या होता है? डिफ़ॉल्ट में हम लोग बेसिकली स्टैंडर्ड एसएसडी लगा देते हैं स्टोरेज के लिए। ठीक है, डिफ़ॉल्ट में हम लोग स्टैंडर्ड एसएसडी लगा देते हैं स्टोरेज के लिए, ताकि हम लोग कोई भी मैनेज डिस्क क्रिएट कर सकें। ठीक है, मैनेज प्रीमियम में क्या होता है? एज्योर का प्रीमियम स्टोरेज यूज़ करते हैं। एज्योर फाइल में क्या होता है? एज्योर का स्टैंडर्ड स्टोरेज यूज़ करते हैं ताकि हम लोग एज्योर फाइल बना सकें। ठीक है, एज्योर फाइल शेयर वही जिसमें एसएमबी प्रोटोकॉल वगैरह यूज़ करते हैं ताकि हम लोग को इंफॉर्मेशन मिले या ना मिले, तो वही वाला एज्योर फाइल शेयर है। अच्छा, एज्योर फाइल प्रीमियम ये क्या होता है? इसमें हम लोग एज्योर प्रीमियम स्टोरेज यूज़ करते हैं ताकि हम लोग एज्योर फाइल शेयर बना सकें। अच्छा, अगर हम लोग एज़्योर क्यूबरनेटिस स्टोरेज में कोई भी स्टोरेज क्लास स्पेसिफाई नहीं करते हैं, ठीक है, परसिस्टेंट वॉल्यूम के लिए, तो हमारा डिफ़ॉल्ट स्टोरेज क्लास यूज़ होता है। डिफ़ॉल्ट स्टोरेज क्लास यूज़ होता है। ठीक है, अच्छा, एज़्योर क्यूबरनेटिस सिक्योरिटी की बात करते हैं। एज़्योर क्यूबरनेटिस सिक्योरिटी, इसमें क्या है कि कैसे हम लोग एज़्योर क्यूबरनेटिस सर्विस को सिक्योर रखते हैं। वो ऐसे रखते हैं कि हम लोग बेसिकली क्या कर सकते हैं, नेटवर्क का जो ट्रैफिक है पॉड्स और क्लस्टर के बीच में, उसको हम लोग लिमिट कर सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ हम लोग रूल्स बना सकते हैं मल्टीपल क्लस्टर्स के लिए विद द हेल्प ऑफ एज़्योर पॉलिसी। ठीक, उसके बाद हम लोग एज़्योर क्यूबरनेटिस क्लस्टर को एज़्योर एडी के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, हम लोग और क्या कर सकते हैं? सिक्योर कम्युनिकेशन पाथ्स बिटवीन नेम स्पेसेस एंड नोड्स विद एज़्योर प्राइवेट लिंक। ठीक है, नेम स्पेसेस एंड नोड्स विद एज़्योर प्राइवेट लिंक। नेम स्पेसेस बेसिकली क्या होता है? जब पॉड्स का कलेक्शन होता है ना, तो उसको हम लोग कहते हैं नेम स्पेस। जो पॉड्स का नहीं, सॉरी, जो पॉड्स में ये कलेक्शन होता है ना, तो बेसिकली ये एक हो जाता है नेम स्पेस ही। ठीक है, ये है एक नेम स्पेस। नेम स्पेस क्यों है? क्योंकि अब जिस कंटेनर की आईडी इस पॉड का जो आईपी एड्रेस है, आईपी एड्रेस कह रहे हैं या नेटवर्क एड्रेस कह रहे हैं, वही होता है। तो बेसिकली ये सारे कंटेनर अब एक नेम स्पेस के अंदर काम करते हैं। ठीक है, तो वही बात ये कह रहा है कि सिक्योर कम्युनिकेशन पाथ बिटवीन नेम स्पेस एंड नोड्स विद एज़्योर प्राइवेट लिंक।
और रिसोर्स बेस्ड एक्सेस कंट्रोल के हेल्प से Kubernetes रिसोर्स बेस्ड एक्सेस कंट्रोल you can create roles to define permissions and then assign those roles to users with role bindings. ठीक है, तो Azure स्टोरेज थोड़ा सा देखिए, Azure सिक्योरिटी, अरे AKS सिक्योरिटी देखिए थोड़ा सा। अब AKS प्राइसिंग की बात कर लेते हैं, भैया पैसा कितना लगता है। तो इसमें एक खासियत ये है कि जो भी क्लस्टर होता है ना, क्लस्टर मैनेजमेंट, ठीक है, क्लस्टर क्या, जिसमें अपना कंट्रोल पैनल होता था और नोड होते थे मैनेज करने के लिए। तो ये जो क्लस्टर के मैनेज करने के, ऐसा थोड़ी है कि एक ही क्लस्टर होगा, ठीक है, कई क्लस्टर हो सकते हैं। इन क्लस्टर्स के मैनेज के लिए कोई चार्ज नहीं लेता है इसमें, वो फ्री में करके दे देता है, ठीक है। और साथ ही साथ हम लोग को केवल जो वर्चुअल मशीन क्रिएट हो रहा है, मतलब ये जो नोड है जो क्रिएट हो रहा है, और उसके साथ साथ जो स्टोरेज क्रिएट हो रहा है, ठीक है, और जो नेटवर्किंग रिसोर्स है, जो ये नेटवर्किंग रिसोर्स है, ठीक है, उन्हीं का पैसा देना होता है। बाकी सारा चीज़ एज्योर अपना मैनेज कर लेता है, फ्री में ही वो कर देता है, ठीक है। तो ये सारी बात हो गई कि एज्योर क्यूबरनेटिस सर्विसेज क्या होते हैं और क्यूबरनेटिस की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी, जबकि कंटेनर तो बढ़िया काम कर ही रहा था। साथ ही साथ अब उसके बाद इनके फीचर्स क्या हैं, क्यूबरनेटिस का आर्किटेक्चर एज्योर में क्या है, उसके बाद पॉड्स के बाद नोड पूल, क्लस्टर, क्यूबलेट, क्यूबसीटीएल, क्यूब प्रॉक्सी, फिर AKS स्टोरेज, AKS सिक्योरिटी और AKS प्राइसिंग, ठीक है। या नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करते हैं एज्योर ऐप सर्विसेज के बारे में। थैंक यू।